हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। और मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। लगभग संभावना यही बनी रहती है कि इसमें से सवाल आएगा ही। तो वो टॉपिक है आज मोहनजोदड़ो। चलते आज शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। पहला हम यहाँ सवाल देख लेते हैं, यानी कि खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। दूसरा, खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ ध्यान रखना है खोजकर्ता है R.D. बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जिनका जन्म 1885 ईस्वी बंगाल में और जिनकी मृत्यु 1930 ईस्वी बंगाल में। 1885 कैसे याद रखनी है कि उस समय कांग्रेस का भी गठन हुआ था और वो गठनकर्ता जो करने वाले थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। अर्थात कांग्रेस का गठन इसलिए किया गया था, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, जिससे कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे चले। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। बाएं या दाएं? जैसे हड़प्पा तो है बाएं किनारे, ऐसे ही मोहनजोदड़ो है दाएं भाग में। जिला आज वर्तमान में लरकाना है और वो पड़ता है सिंध प्रांत में। ये जो सिंध प्रांत है वो सिंध प्रांत जो हमारे राजस्थान और गुजरात से लगता है, दक्षिण में अरब सागर से लगता है, पश्चिम में बलूचिस्तान से लगता है। ये हमें ध्यान रखना है। देश पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। जनसंख्या के बारे में देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, आधा ही हम पढ़ पाए। तो अगर कभी ऐसा समय आया कि हम उसकी पूरी लिपि को पढ़ पाए तो इस सभ्यता के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलेंगी। विद्वानों का मानना है कि इस मोहनजोदड़ो नगर में लगभग 35 से 40 हजार लोग रहते थे। अब ये जनजाति, ये जो लोग यहाँ से आए हैं या यहाँ पे जो रह रहे हैं, इनको भूमध्य सागरीय जनजाति के माना है। अर्थात वो सिद्धांत जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मिलती है, एक विसरणवादी सिद्धांत, यानी कि जब कहीं बाहर के लोग किसी दूसरे स्थान पर जाके एक सभ्यता का जन्म करें तो वो कहलाता है विसरणवादी सिद्धांत। आगे चलते हैं। पतन के बारे में क्या कहना है? पतन के बारे में दो मत हैं। एक सर जॉन मार्शल के अनुसार, यानी सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, इनके अनुसार यह सभ्यता 7 बार खत्म हुई। 7 बार, और वो भी बाढ़ से, हर बार। लेकिन एक अमेरिकन पुरातत्वविद हैं, उनका नाम है Q.R. कनेडी। Q.R. कनेडी, ठीक है। उनका कहना है कि ये जो सभ्यता नष्ट हुई है वो मलेरिया से नष्ट हुई है। अगर इसके उपनाम के बारे में हम चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल मोहनजोदड़ो को कई नामों से जाना जाता है। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसको प्रेतों का टीला भी कहते हैं, इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं और इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। सिंधु का बाग का मतलब ये है, संभावना ये ज्यादा है कि ये सभ्यता सबसे समृद्धशाली थी, ये सभ्यता सबसे खुशहाल थी, आसपास एक हरा भरा वातावरण था, तो इसलिए इसको कहते हैं सिंधु का बाग। और दूसरा, अगला जो महत्वपूर्ण बात है, स्तूप टीला इसको क्यों कहते हैं? कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, आज जो ये सभ्यता हमारे दृष्टिकोण में है, ये वो तो है 1922 में, लेकिन उस समय ये ज्ञात नहीं था। तो कनिष्क ने क्या किया था, जहां ये सभ्यता फली फूली थी उसके बिल्कुल मध्य में एक स्तूप बनवाया था गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इसकी खोज हुई 1922 ईस्वी में, तब वो स्तूप वहां मिला और ज्यादातर सभ्यता के जो अवशेष मिले स्तूप के आसपास मिले, तो इसलिए सभ्यता को स्तूप टीला भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला, अगर हम बात करें इसके नगर के बारे में, तो नगर वही 2 भागों में बटा हुआ है जैसे आपने हड़प्पा में पढ़ा है। तो चलिए पढ़ते हैं नगर के बारे में। ये पहला भाग जिसको कहा है पूर्वी टीला, ये दूसरा भाग और जिसको कहा है पश्चिमी टीला। नगर 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी।
लेकिन मुख्य जो बात यहाँ ध्यान रखनी है कि इस पश्चिमी टीले के चारों ओर, इस पश्चिमी टीले के चारों ओर यानी कि एक बना हुआ है परकोटा, ये हमको यहाँ ध्यान रखना है। एक परकोटा बना हुआ है, एक और सुरक्षा के लिए दीवार बनी हुई है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ जो वो वर्ग रहता था, पुरोहित वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, वो यहाँ रहने वाले लोगों से ज्यादा कीमती कह लो, महत्व का कह लो, ठीक है, उपयोगी कह लो, जरूरी कह लो, इनसे ज्यादा जरूरी था, यानी उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस परकोटे में जो ईंटों का प्रयोग हुआ, परकोटे की दीवार के भीतरी तरफ कच्ची ईंटों का प्रयोग और परकोटे की दीवार के बाहर की तरफ पक्की ईंटों का प्रयोग। अंदर कच्ची ईंटें, बाहर पक्की ईंटें। जो महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पढ़नी है वो ये है, पांच महत्वपूर्ण बात जो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले के बारे में हमें जाननी है। नंबर 1, यहां मिला है एक सभा भवन, एक मिला है सभा भवन, एक मिला है पुरोहित आवास और एक मिला है यहाँ विद्यालय, अर्थात जिसको महाविद्यालय कहा गया। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये एक विशाल अन्नागार है और ये एक विशाल स्नानागार है। ये 5 महत्वपूर्ण बात हमको याद रखनी है, जिनको अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सभा भवन अर्थात ऐसा मानना था कि पुरोहित वर्ग और जो प्रशासनिक वर्ग के जो लोग रहते थे अपने समाज के लिए, यानी कि कुछ जरूरी कामों के लिए या कोई संकट की स्थिति आती है उसके निपटारे के लिए सभाएं करते थे। तो एक खंभों पर आधारित एक सभा भवन मिला है जिसकी छत लकड़ी से ढकी हुई थी। आगे पुरोहित आवास, यानी कि पुरोहितों को रहने के लिए यहाँ आवास बने हुए थे, जिनकी मुख्य विशेषता ये थी कि प्रत्येक घर में कुआं था, प्रत्येक ही घर में स्नानागार था। ये ध्यान रखना है, प्रत्येक घर 2 से और 3 मंजिला था। ठीक है, और एक मिला है विद्यालय। ये माना गया है कि शायद संभव है कि पुरोहित वर्ग और जो प्रशासनिक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाया गया होगा। आगे विशाल अन्नागार, यानी कि अन्न का भंडारण ऐसे समय पर रखें कि कहीं कभी कोई सूखा, अकाल, अधिक वर्षा हो, उस स्थिति में अनाज सुरक्षित रहे। विशाल अन्नागार और एक विशाल स्नानागार। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके अनुसार, सर जॉन मार्शल के अनुसार, ये उस समय की यानी तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। इमारती संरचना, ये ध्यान रखना है। उस समय तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या थी? और वो है विशाल अन्नागार, जो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। लेकिन सर जॉन मार्शल ने एक बात और कही है यहीं पे, और उन्होंने कहा कि तत्कालीन विश्व का यह आश्चर्य है। और यह किसके लिए कहा है? क्वेश्चन आ गया, तत्कालीन विश्व का यह आश्चर्य कथन सर जॉन मार्शल ने किसके लिए उपयोग में किया है? तब हमको ध्यान रखना है विशाल स्नानागार के लिए, अर्थात संभव है पुरोहित लोग और प्रशासनिक वर्ग के लोग सामूहिक रूप से यहाँ स्नान करते हों। और इसकी मुख्य खूबी क्या है? ये जो दिशा है इधर वाली और ये जो दिशा है दक्षिण वाली, इधर से और इधर से दोनों तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां थी। अर्थात स्नान करने के लिए उत्तर से भी आप आ सकते हैं और इधर से दक्षिण से भी आप इसमें उतर सकते हैं। पानी इस दिशा से भरा जाता था, उत्तर पूर्व से, और पानी का जो निकास था वो था दक्षिण पश्चिम में। ये ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, विशाल अन्नागार तत्कालीन विश्व की एक बहुत विशाल इमारती संरचना, ये हमको ध्यान यहाँ रखनी है। अब हम बात करते हैं इस पूर्वी टीले की। चलिए, नंबर 1 यहाँ जो मिला है उनकी हम बात कर लेते हैं, और वो मिली है यहाँ 1200
मोहरें। क्या मिली है स्टूडेंट? 1200 मोहरें। ये जो मोहरें मिली हैं सेल खड़ी की बनी हुई हैं। ये जो मोहरें हैं ये वर्गाकार आकृति में बनी हुई हैं। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो यानी उस सभ्यता में मिली मोहरों की आकृति कैसी है? वर्गाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। कितनी मिली हैं? 1200। लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें जिन पर कुछ लिखा हुआ है, जिन पर कुछ बना हुआ है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, और वो है हड़प्पा में। सेल खड़ी से बनी, वर्गाकार, 1200 मोहरें। और यहाँ जो मिला है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक मिला है चाकू, और वो चाकू बना हुआ है सूती कपड़े से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गेहूं और जौ के अलावा यहाँ मोहनजोदड़ो में जो व्यक्ति थे वो कपास की खेती भी करना जानते थे। तभी तो जो चाकू लिपटा हुआ मिला है सूती कपड़े में, वो इस बात का प्रमाण देता है। अगली तीसरी चीज, एक 10 इंच ऊंची यानी एक मूर्ति मिली है, और वो मूर्ति मिली है एक फीमेल की, एक महिला की, जो 10 इंच ऊंची है, लेकिन कांसे की बनी हुई है, और कांसा इस सभ्यता में उपयोग नहीं होता था। हो सकता है कि इस सभ्यता का जो व्यापार था मेसोपोटामिया या जो मिस्र की सभ्यता है वहां से वो मूर्ति लाई गई हो, जो प्रोटोस्टिलाइड जाति की है। ये ध्यान रखना है, प्रोटोस्टिलाइड जाति, प्रोटोस्टिलाइड जाति, ये ध्यान रखना है। क्यों? कांसा उपयोग में नहीं होता था, तो ये संभव है कि मूर्ति जो व्यापार के माध्यम से यहाँ आई है। और चौथी, एक पुरोहित की मूर्ति, एक पुरोहित की मूर्ति यहाँ मिली है। ये इस बात को संकेत करती है कि इस मोहनजोदड़ो सभ्यता में पुरोहित जो वर्ग था उसका राजनीतिक कद शायद सबसे ऊंचा हो, इसलिए उसकी बनी हुई मूर्ति यहाँ मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और जो हमको यहाँ याद रखनी है इसके बारे में, यानी कि जो यहाँ सड़कें मिली हैं, जो मिली हैं सड़कें, वो 10 मीटर चौड़ाई में है। सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर है, और जिनको कहा जाता था राजपथ, ये ध्यान रखना है, जिनको राजपथ कहा जाता था, और वो समकोण पर एक दूसरे को ऐसे काटती थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इनके बारे में डिटेल से मैं आपको जब नगर नियोजन वाला जो टॉपिक कराऊंगा उस समय हम इनको पूरी डिटेल से यहाँ समझेंगे कि जो भवन है वो किस अवस्था में बने हुए हैं, उनका द्वार किस दिशा में है, क्या मुख्य जो सड़क है उस ओर है या गलियों की तरफ है, ये बात हम नगर नियोजन में करेंगे। हमें जो यहाँ महत्वपूर्ण जो जानकारी जो है जरूरी है पढ़ना, वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। मोहनजोदड़ो से जुड़े ये जितने टॉपिक हैं संभव है कि शायद आपका कोई प्रश्न इसमें गलत ना हो। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो थे उनमें कुछ पिक्चर क्वालिटी में कमी थी, कि वो ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए थे चौक के माध्यम से। अब थोड़ा सेटअप सही किया है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में ज्यादातर हर एग्जाम में और हर परीक्षा में लगभग 90% हिस्ट्री आती ही है, चाहे कितने भी टॉपिक आए लेकिन वो आते ही हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और रही बात हिस्ट्री, जो कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत कठिन है, तो ये याद रखना, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, और इतिहास को निचोड़ कर हम रख देंगे। ये ध्यान रखना, इतिहास को हम नींबू की तरह निचोड़ देंगे, कोई कठिन नहीं है। एक एक टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल दिमाग में ऐसे जम जाएगा हमारे में, कभी भी कोई भी कहीं आपसे पूछेगा तो आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। मेरी एक और आपको कहना है आप लोगों से, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, कि जब कभी आपको टाइम मिले, 10 मिनट 20 मिनट का जो आपके पास टाइम हो, तो आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा आप तुलनात्मक उसका अध्ययन करें कि उसमें क्या थोड़ा कम है या इसमें क्या थोड़ा कम है, वो सही है या ये सही है। वैसे तो वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे ही गुरु हैं, हमारे ही भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कुछ एकांत पॉइंट उनसे रह गया है तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि और कौन सी बातें इसमें अलग हैं जो उस वीडियो में नहीं है।
एक बार आप वीडियो जरूर देखें, समझ में ना आए तो आप ना देखें, और समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो आपके पास आ सके। ठीक है स्टूडेंट।